आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे सार्वजनिक व्यय के प्रभाव। यद्यपि सार्वजनिक व्यय के प्रभावों के बारे में अर्थशास्त्रियों में दो मत है। प्राचीन अर्थशास्त्री सार्वजनिक व्यय को बहुत अधिक मात्रा में उत्पादक नहीं मानते थे। सीमा से अधिक करने पे सार्वजनिक व्यय का अनुत्पादक माना जाता था, और कुछ लोगों की ये भी मान्यता रही है कि सरकार को कार्य सीमित करना चाहिए, इसलिए सार्वजनिक व्यय सीमित मात्रा में होना चाहिए। यद्यपि वर्तमान अर्थशास्त्री अधिकांशतः इस बात से सहमत हैं कि वेलफेयर कल्याणकारी अर्थशास्त्र के कॉन्सेप्ट के साथ सरकार के कार्यों में वृद्धि हुई है, अत्यधिक वृद्धि हुई है, इसलिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि भी आवश्यक है और सार्वजनिक व्यय दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विशेष रूप से विकासशील देशों में वर्तमान में सार्वजनिक व्यय में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि देखी गई है और सरकार राज्य के विकास के लिए और विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए भी यह अत्यंत आवश्यक है। फिर भी यह देखा जाए कि इसके मूलतः इसका प्रभाव किन किन चीज़ों पर होता है, तो इस पे डाल्टन ने अपने मत प्रकट किए हैं। उन्होंने ये कहा कि सार्वजनिक व्यय के प्रभावों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला उत्पादन पर प्रभाव, दूसरा वितरण पर प्रभाव और तीसरा अर्थव्यवस्था में अन्य प्रभाव। तो डाल्टन के अनुसार उन्होंने ये बताया कि यद्यपि सार्वजनिक व्यय से मिला जुले प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन मूलतः सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य समाज में अधिकतम लाभ पहुंचाना होता है और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह क्या करता है? उत्पादन में वृद्धि होती है सार्वजनिक व्यय से, वितरण में समानता होती है, आर्थिक स्थायित्व उत्पन्न होता है और कुल मिलाकर जिनके पास अधिक धन है, यानी जिसके पास धन की मात्रा अधिक है, तो उसके पास उसकी उपयोगिता कम है, तो उससे फिर सरकार आर्थिक संग्रह करती है, धन संग्रह करती है कर के रूप में, और जिसके पास धन की मात्रा कम है उसके पास उसकी उपयोगिता अधिक है, तो उसे सरकार सार्वजनिक व्यय के माध्यम से लाभ पहुंचाना चाहती है। तो इस प्रोसीजर के माध्यम से राज्य अधिकतम सामाजिक लाभ उत्पन्न करता है और उन उचित वितरण के माध्यम से और अधिकतम सामाजिक लाभ प्रदान करने की प्रयास करता है। इसलिए सार्वजनिक व्यय के विस्तृत प्रभाव देखे जाते हैं, अर्थव्यवस्था पर और समाज पर विस्तृत प्रभाव देखे जाते हैं। उसमें सबसे पहला है उत्पादन पर प्रभाव। अब उत्पादन पर प्रभाव भी इसे 2-3 तरीके से काम करता है। पहला तो ये कि काम करने और बचत करने की क्षमता पर प्रभाव डालता है। दूसरा, काम करने व बचत करने की इच्छा पर प्रभाव होता है और तीसरा, आर्थिक साधनों के स्थानांतरण पर प्रभाव होता है। तो पहले हम देखते हैं कि कार्य करने और बचत करने की क्षमता पर किस प्रकार प्रभाव डालता है सार्वजनिक व्यय। तो सार्वजनिक व्यय की प्रकृति पर ध्यान देने से यह ज्ञात होता है कि सार्वजनिक व्यय सामान्यतः विकास कार्य, सुरक्षा और सामाजिक सेवाओं आदि पर किया जाता है। इस व्यय से जनता की उपभोग क्षमता बढ़ती है, इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है और इस वजह से उसके कार्य करने की शक्ति और उसके क्षमता पर विकास प्रभाव पड़ता है। अगर व्यय विकास कार्यों पर होता है, नए उद्योगों का निर्माण, विनियोग में वृद्धि, रोजगार और नए अवसर में वृद्धि, इससे उत्पादन बढ़ता है। और अगर सामाजिक सेवाओं पर व्यय ऐसी मदों से होता है जिसमें स्वास्थ्य सुधार, बीमारी नियंत्रण और अन्य शक्तियों में अभिवृद्धि, तो कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और कार्य करने की शक्ति बढ़ती है। साथ साथ आय में वृद्धि होती है जिससे बचत की शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय उपयोगी साबित होता है। दूसरी तरफ यदि सार्वजनिक व्यय प्रॉपर तरीके से न किया जाए और कुछ ऐसे मदों पर किया जाए जैसे
जैसे अनुत्पादक मदों पर किया जाए तो वह व्यक्ति को आलसी बना देता है और उसे कार्य करने की क्षमता बचत में वृद्धि नहीं होती है। उदाहरण स्वरूप यदि लोगों को नगद आर्थिक सहायता दी जाए तो वह उत्पादन के और कार्य करने की क्षमता न बढ़ाकर वह उसके प्रति एक आलस्य का भाव भी पैदा कर देता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है। इसलिए उनके कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए उन पर विभिन्न तरीकों से इस प्रकार से खर्च करना चाहिए ताकि उनके कार्य करने की शक्ति में वृद्धि हो, तभी वह कार्य करने की इच्छा जागृत हो सकती है। दूसरा है कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव। अब हम ये देखते हैं कि सार्वजनिक व्यय किस प्रकार कार्य करने और बचत करने की इच्छा पर प्रभाव डालता है। तो ये दो प्रकार के सार्वजनिक व्यय होते हैं। पहला तो वे वर्तमान संबंधित और दूसरा होता है भविष्य संबंधित। अगर सार्वजनिक व्यय वर्तमान समय से संबंधित है तो वह व्यक्तियों के कार्य करने की इच्छा और बचत करने की इच्छा पर पॉजिटिव प्रभाव डालता है। उनका जीवन स्तर बढ़ता है अधिक आय प्राप्त करने से, और भविष्य में उन्हें और अधिक आय करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। संभव है सार्वजनिक व्यय को नगद में चुकाने से कुछ बुरी आदतें उत्पन्न हो जाए जो काम करने व बचत करने की क्षमता पर बुरा प्रभाव डालती हैं। अगर भविष्य संबंधित खर्च हो तो लोगों को भविष्य में आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बढ़ेगी, जैसे सामाजिक बेकारी, बीमा, वृद्धावस्था पेंशन आदि। तो व्यक्ति में बचत करना और अपनी आय बढ़ाने से अधिक कार्य की इच्छा कम होती है। अगर ऐसी सहायता की व्यवस्था न हो तो लोग पहले ही अधिक काम करने तथा बचत करने को प्रेरित होंगे। इसलिए भविष्य में व्यय की कुछ शर्तों के आधार पर बेकारी, लाभ और बीमारी आदि में समय में सरकार के द्वारा अंशदान दिया जाना चाहिए, तब लोगों की कार्य करने की इच्छा और लाभ करने की क्षमता बढ़ेगी। इस प्रकार भविष्य की सहायता और कार्य की मात्रा से संबंधित कर दी जाए तो कार्य करने और बचत करने की इच्छा बढ़ेगी। तीसरा है आर्थिक साधनों के हस्तांतरण पर प्रभाव। सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर प्रभाव आर्थिक साधनों के हस्तांतरण से भी पड़ता है। साधनों का हस्तांतरण 4 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रत्यक्ष एवं परोक्ष हस्तांतरण, दूसरा वर्तमान से भावी उपयोग में हस्तांतरण, तीसरा एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरण, और चौथा एक उद्योग से दूसरे उद्योग में हस्तांतरण। तो पहला प्रत्यक्ष हस्तांतरण में राज्य स्वयं साधनों का उपयोग करता है, ताकि इसमें धन का उपयोग लोगों द्वारा भिन्न तरीके से न होकर सरकार द्वारा स्वयं किया जाता है। सरकार की ओर से सुरक्षा, नागरिक प्रशासन, सामाजिक सेवाएं, सिंचाई आदि में जो खर्च किया जाता है, उद्योगों की स्थापना आदि इसी व्यय से संबंधित है। और परोक्ष हस्तांतरण में राज्य स्वयं साधनों का उपयोग नहीं करके बल्कि इस प्रकार से व्यक्तियों में रुचि उत्पन्न करता है वे उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग कैसे करें, जैसे सड़क, रेलवे, शक्ति के साधनों का विकास, शोध कार्य, तकनीकी ज्ञान के विस्तृत के साधन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के चले जाते हैं, जिससे कि साधनों का हस्तांतरण होता है। अब दूसरा है इसी प्रकार सार्वजनिक व्यय से आर्थिक साधन वर्तमान उपयोगों से भावी उपयोगों में स्थानांतरित होते हैं, जैसे दीर्घकालीन विकास योजनाएं, सिंचाई, शक्ति, रेलवे आदि से देश की स्थायी पूंजी में वृद्धि होती है, और जो भविष्य में साधनों का आर्थिक स्थानांतरण भी करता है। सार्वजनिक व्यय से आर्थिक साधनों का स्थानांतरण अविकसित क्षेत्रों में भी किया जाता है। इसमें नए नए उद्योगों की स्थापना करने से अविकसित क्षेत्रों में साधनों का हस्तांतरण होता है। इसी प्रकार सार्वजनिक व्यय से साधनों का हस्तांतरण एक उद्योग से दूसरे उद्योगों में भी किया जाता है। एक उद्योग से दूसरे उद्योगों में सामान्यतः यह हस्तांतरण किया जाता रहता है, जिससे कि समानता बढ़े और अन्य क्षेत्रों का भी विकास हो।
अब है सार्वजनिक व्यय का वितरण पर प्रभाव। सार्वजनिक व्यय से वितरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि सार्वजनिक व्यय में क्रय शक्ति का हस्तांतरण होता है। अगर सरकार धनिकों से कर के द्वारा आय प्राप्त कर गरीबों पर व्यय करती है तो इससे सीधा वितरण पर प्रभाव पड़ता है। और सार्वजनिक व्यय का एक सबसे प्रमुख उद्देश्य वितरण को व्यवस्थित करना है, क्योंकि आर्थिक संसाधन अमीरों के हाथ में केंद्रित हो जाते हैं। इसलिए सरकार उनसे धन लेकर जिन लोगों के, जिस क्षेत्र के पास, जिन समूह के पास कम आर्थिक संसाधन हैं, उनके ऊपर खर्च करती है। तो यह मुख्यतः वितरण पर अटैक करती है। सरकार वितरण के माध्यम से लाभ को अधिकतमकरण कर और फिर समाज को लाभ पहुंचाती है। इस प्रकार यह वितरण पर पॉजिटिव प्रभाव होता है। अब जो है सार्वजनिक व्यय भी 3 प्रकार का होता है: प्रतिगामी, अनुपातिक और प्रगतिशील। प्रतिगामी व्यय वह है जो सरकार आय में वृद्धि के साथ साथ में बढ़ता है और आय की कमी के साथ साथ में घटता है, जैसे मंत्रियों के भत्ते, अधिक सुविधाएं और निम्न स्तर के कर्मचारियों को कम सुविधाएं। ये चीज़ जो है प्रतिगामी व्यय का उदाहरण है। जैसे मंत्रियों की आय अधिक होती है तो उनके ऊपर अधिक खर्च किया जाता है और कम आय वाले लोगों पर कम खर्च किया जाता है। इसी प्रकार दूसरा व्यय है आनुपातिक व्यय। इस प्रकार के व्यय में सभी व्यक्तियों को अपनी आय के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ, सरकारी कर्मचारियों को वेतन का 50% महंगाई भत्ता मिले तो एक ही अनुपात होने के कारण अधिक वेतन वालों को कुल लाभ अधिक और कम वेतन वालों को कुल लाभ कम मिलेगा। इस प्रकार आनुपातिक व्यय से आर्थिक विषमता में वृद्धि होती है। तीसरा है प्रगतिशील व्यय। सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक व्यय तब प्रगतिशील व्यय कहा जाता है जब कम आय वालों पर अधिक लाभ और अधिक आय वालों को कम लाभ मिले। जैसे कि चपरासियों को मुफ्त वर्दी देना, निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना, गरीबों की छात्रवृत्तियां देना, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगार गरीबों को सहायता आदि। ये इस प्रकार के खर्च प्रगतिशील व्यय कहलाते हैं और ये सभी धन की असमानता को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्रगतिशील व्यय कई रूप होते हैं, जिसमें पहला है सामाजिक सुरक्षा भुगतान व नगद सहायता। जब सरकार देश के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को जीवन की आकस्मिक जोखिम और संकटों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा भुगतान और नगद सहायता देती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, दुर्घटना लाभ, बेकारी बीमा, ये सब है। महिलाओं को जो लाभ दिए जाते हैं वो इसी प्रकार के लाभ में आते हैं। मुफ्त या सस्ती सुविधाएं, वस्तुएं और सेवाएं। सरकार गरीब व्यक्तियों के उपभोग के लिए निःशुल्क और सस्ती दर पर वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे चिकित्सा सेवाएं, निःशुल्क शिक्षा, मनोरंजन के साधन। ये सब जो है सरकार के द्वारा किया जाता है। व्यक्तियों की संख्या के आधार पर समायोजन। जब सरकार व्यय को परिवार के सदस्यों के साथ समायोजित करती है, उनके परिवार के भार के अनुसार समायोजित करती है और सहायता सदस्यों की संख्या के आधार पर दी जाती है, तो उससे समाज में धन के असमान वितरण को दूर करने में मदद मिलती है। अब है सार्वजनिक व्यय के अन्य प्रभाव। सार्वजनिक व्यय के कुछ अन्य प्रभाव हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री सार्वजनिक वित्त के कार्यात्मक पहलू पर बहुत अधिक बल देते हैं, अतः उनको अर्थतंत्र पर पड़ने वाले कुछ अन्य प्रभावों को भी देखा जाता है, जिसमें आर्थिक स्थायित्व, मुद्रा प्रसार व संकुचन की अवस्था पर नियंत्रण, उपभोग पर प्रभाव, आर्थिक विकास पर प्रभाव और विनियोगों में वृद्धि और राष्ट्रीय आय में वृद्धि महत्वपूर्ण है, जिनको कि हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे।